गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एचसीवी में वर्क एनर्जी पावर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 44 वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में करे हुए हैं। इन केस आपको उसमें कहीं पर डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में 1 to 44 के क्वेश्चंस देख सकते हो। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 से कर चल क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया है कि कंसीडर द सिचुएशन व्हिच इज शोन इन द फिगर। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच। हमें यहाँ पे एक सिस्टम दी है, स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच कंडीशन में, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, और इनिशियली पूरी सिस्टम जो है वो रेस्ट पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की जो है वो 0 है। एंड सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुली। ये पुली में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें ये निकालना है मैक्सिमम इलोंगेशन कितना पॉसिबल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, मतलब स्प्रिंग जो है वो इनिशियली नेचुरल लेंथ में। अब जैसे ही हमें यहाँ से हम रिलीज करेंगे ये ब्लॉक नीचे आएगा और स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी। तो हमें यही निकालना है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेचिंग स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना पॉसिबल हो सकता है। अब जनरली जो इसमें सबसे ज्यादा गलतियां कर देता है वो ये होती है कि ये ब्लॉक नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे मान लो यहां तक आ गए, तो ये जब नीचे आया तब इसमें लगने वाला फोर्स होगा mg, एंड ऊपर जो ये टेंशन होगा वो टेंशन ये स्प्रिंग में जिस तरीके से नीचे आते जाएंगे स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, तो ये टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स की वजह से आ रहा है। तो ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में गलती ये कर देते हैं कि मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा तब ये m जो है वो रेस्ट पे होगा, मतलब कर देता है कि mg इज इक्वल टू स्प्रिंग का फोर्स और x इक्वल टू mg बाई के। तो ये गलत है, क्योंकि इस टाइम पे जब mg एंड टेंशन या फिर mg एंड kx जब सेम हुए उस टाइम पे तो अभी नेट फोर्स 0 हुआ है, पर ये जितनी वेलोसिटी से आ रहा है वो वेलोसिटी तो अभी कहीं ना कुछ होने वाली है, तो वो वेलोसिटी की वजह से नीचे और जाएगा। सो मैक्सिमम इलोंगेशन ये गलत आंसर है। सही किस तरीके से करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं। ये ब्लॉक जो है वो नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पे ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे होगा, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पर, तो हम ये लिख सकता है कि इसकी स्प्रिंग की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी एनर्जी इसे मिल जाएगी ब्लॉक को इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी स्प्रिंग की एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 kx स्क्वायर, और इसकी जो ये रेफरेंस लेवल से ये नीचे गया तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी x के जितना, अगर ये नीचे गया है तो ये x जितना नीचे मैंने मान लिया, यहां से x और x कैंसल, कि x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू mg। तो मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा 2mg डिवाइड बाई k। तो फिर स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन जो है वो 2mg बाई k होगा। अगर गलती कर रहे हो, अगर आप ये कर रहे हो कि दोनों फोर्स इक्वल कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि उस टाइम पे नेट फोर्स 0 है पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी की वजह से और नीचे जाएगा, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन और पॉसिबल हो सकता है। चल आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 46। A block of mass m, a block of mass m is attached to a two unstretched spring of a spring constant k1 and k2। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने दो स्प्रिंग्स के साथ अटैच करा है, दोनों ही स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k1 एंड k2, एंड स्प्रिंग जो है वो इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है। हमें पूछा दिया है कि द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट थ्रू अ डिस्टेंस x। ये ब्लॉक यहाँ से x डिस्टेंस जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, एंड इट इज रिलीज, यहां से राइट साइड ले जाके हमने इसे रिलीज कर दिया। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट इज पासिस थ्रू द मेन पोजीशन। तो ये फिर से जब मेन पोजीशन से पास हो रहा है तब उसकी स्पीड क्या होगी। मैं देखो यहाँ पे एफपीडी बना रहा हूं,
अगर हमने इसे राइट साइड पे लेके गए तो ये जो है वो स्ट्रेच होगी, और ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी। एक स्प्रिंग स्ट्रेच होने वाली है और एक स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी। अब क्या होगा, इसमें जितना इलोंगेशन हुआ है उतना ही कंप्रेशन किसमें होगा, इसमें, मतलब K1 में जितना इलोंगेशन हुआ उतना ही कंप्रेशन किसमें होगा, K2 में। तो इनिशियली मैंने इसे यहां से स्ट्रेच कर दिया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब जब हम यहां से इसे रिलीज कर रहे हैं, मतलब मैंने इसे कंप्रेस करा एंड अब मैं रिलीज कर रहा हूं, तो रिलीज करते टाइम ये जो है वो फिर से यहां पे जब आएगा, तब दोनों स्प्रिंग फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में, तो उस टाइम में उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी। मैं देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स की बात हमने नहीं करी। तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली ये ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो ये स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड इस ब्लॉक में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये भी एक्स के जितना स्ट्रेच हुआ है। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 1/2, फर्स्ट की होगी k1x², सेकेंड की होगी 1/2 k2x²। पर इनिशियली ये ब्लॉक को हमने रिलीज करा है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी, 0। फाइनली जब कंप्रेस करके ये फिर से अपनी मेन पोजीशन पे होगा, तब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv², एंड उस टाइम पे दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, सो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे हो गई 0। अब यहां से 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गए, इन दोनों में से x का स्क्वायर कॉमन है, ये हो गया k1 प्लस k2 और ये है mv²। तो यहां से v² हो जाएगा आपका x² अपॉन m, और ये हो गया k1 प्लस k2, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो वेलोसिटी हो जाएगी √k1 प्लस k2 अपॉन m इंटू x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा इंटू x। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, या फिर ये वेलोसिटी होगी जब ये मेन पोजीशन से वापस जाने वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन 46 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is sliding on a smooth horizontal surface। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे m मास का ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, और वेलोसिटी हमें दी है v के जितने, एंड horizontal surface with a velocity v meets a long horizontal spring which is fixed at one end and having a spring constant a as shown in figure। अब क्या हो रहा है इसमें, ये m मास का ब्लॉक v वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k, उसके साथ ही अब कोलाइड करेगा। तो हमसे पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, जब ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज करेगी, एंड जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। या तो ये कह सकते हो कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ब्लॉक की, उस टाइम पे स्प्रिंग में कंप्रेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। हमसे पूछा है कि विल द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक will be same as v when comes back to the original position as shown in figure। मैं इसकी फाइनल फिगर दिखा रहा हूं, ये ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, स्प्रिंग के साथ टकराने के बाद क्या होगा, ये कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, तो ब्लॉक यहाँ पे और स्प्रिंग जो है वो कुछ इस तरीके से कंप्रेस हो गई होगी। जब ये ब्लॉक की स्पीड 0 हो गई होगी तब कंप्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। सो इनिशियली जब इसकी स्पीड v है तब इसमें किसी भी प्रकार का कंप्रेशन नहीं है, जब इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई तब उसमें जो कंप्रेशन होगा वो कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। अब मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। इनिशियली स्प्रिंग जो है वो पूरी अनस्ट्रेच कंडीशन में है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही मूव कर रहा है, तो दोनों मतलब ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/2 kx स्क्वायर। अब यहां से दोनों को कंपेयर कर दो, तो 1/2 तो कैंसिल हो गए। हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा यहां से mv स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले, तो ये m बाई k v स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया v, सो मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो अंडर रूट m बाई k इंटू v। सेकेंड क्वेश्चन, will the velocity of block will be same as v when it comes back to the original position। अब हमसे ये कहा है कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद जब ये ब्लॉक वापस आएगा तब इस पोजीशन पे क्या इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके जितनी होगी कि नहीं। अब देखो क्या हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई टोटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, एंड जब रिटर्न जब ये जाएगा तब इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में चली जाएगी, इसकी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में। तो होगा ये कि ये इनिशियली v वेलोसिटी से गया है, तो जब इस पोजीशन पे आएंगे तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v के जितनी होगी। अब वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन दोनों टाइम पे डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर यहाँ पे यही पूछा होता कि स्पीड सेम होगी कि नहीं, तो स्पीड सेम होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि रिटर्न जब आएंगे तब वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। आगे बढ़ते हैं। होपफुली बच्चों आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। इनकेस अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, a small block of mass 100 gram is pressed against the horizontal spring। तो ये स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम दिया है और इसको हम स्प्रिंग पर कंप्रेस कर रहे हैं। वन एंड टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, तो कंप्रेशन जो है वो स्प्रिंग में कितना दिया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया है। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग। अब ये ब्लॉक जो है वो कंप्रेस करने की वजह से ये ब्लॉक अब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, कब तक, जब तक वो स्प्रिंग का कांटेक्ट छोड़ नहीं देता तब तक। वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों सेपरेट है। अब हमने करा क्या है, इसको कंप्रेस करा है 5 सेंटीमीटर के जितना, फिर वहां से रिलीज कर दिया, तो ये स्प्रिंग जो है वो इसको पुश करेगी क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। तो ये ब्लॉक जो है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी तब इनके बीच में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होगा और ये ब्लॉक अब यहां से फ्री फॉल करेगा। तो हमें ये दिया है कि अगर ये लाइन 2 मीटर के जितनी है तो ये ब्लॉक यहां से कितने डिस्टेंस पे नीचे गिरने वाला है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। अब इसी को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसी को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज कहते थे, तो ये रेंज जो है वो कितनी है ये हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहां से मैंने ब्लॉक को कंप्रेस करा तो ये स्प्रिंग की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसे मिल जाएगी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ पे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kx², वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। 1/2 से 1/2 कैंसल, के जो है वो है हमारा 100, कंप्रेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। एम जो है वो है मास, मास हमें दिया है 100 ग्राम्स, दैट इज 0.1 kg इंटू वी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू +2, 10⁻⁻2 अपॉन 0.1 इज 10⁻⁻1 इंटू वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, 25 into 10⁻⁻1, that is 2.5. So velocity will be under root 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ब्लॉक जब यहां से इनके बीच में से जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, तब ये यहां से जो फ्री फॉल करने वाला है, जब ये यहां से मूव करने वाला है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज अंडर रूट 2.5। तो ये ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई अंडर रूट 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये वर्टिकली 2 मीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट करने वाला है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जब आपने क्लास में पढ़ी होगी, तब रेंज की इक्वेशन हम लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम को लिखता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। वेलोसिटी जो है वो है अंडर रूट 2.5 या फिर 25 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू एच अपॉन जी की वैल्यू है वो 10। अब देखो यहां से डिनोमिनेटर में √10 इंटू √10, दैट इज 10, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया 10 अपॉन 10, दैट इज 1 मीटर। तो यहां से ये 1 मीटर जो है वो आगे डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। चल आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि अ स्मॉल heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L which can be rotated about its clamped upper end। हमें एक दिया है कि छोटा सा ब्लॉक है जिसका लोअर एंड जो है वो लाइट रॉड जिसकी लेंथ L है उसके साथ अटैच करा है। इस तरीके का हमें कुछ दिया हुआ है। देखो ये रॉड है, रॉड के साथ एक मास हमने अटैच करा है, रॉड की लेंथ जो है वो L है, which can be rotated about its clamped upper end। अब यहां से हमने इसे हिंज करा हुआ है, क्लैंप करा हुआ है। ये रॉड है जिसकी लेंथ L है और यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास M है। इसके अबाउट हम इसे रोटेट कर रहे हैं और हमें निकालना है व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स इन अ कंप्लीटली वर्टिकल सर्कल। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यहां से मैं इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या रखूं जिसकी वजह से ये कंप्लीट सर्कल कर पाए। तो ये नीचे की डायरेक्शन में, मतलब नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी कितनी होगी वो वेलोसिटी निकालनी है। अब शायद आपने ये चीजें एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं स्ट्रिंग और बॉब वाले केस में मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली होगी अंडर रूट 5gl, पर हमें यहाँ पे रॉड दिया हुआ है, स्ट्रिंग नहीं है। ये जो है वो आपका रॉड है। स्ट्रिंग के लिए आपने डेरिवेशन भी करा होगा और आपको वैल्यूज भी याद होगी। स्ट्रिंग के लिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होती है अंडर रूट 5gl। पर इस वाले केस में क्या होगा देखो, अब जैसे ही रॉड यहां से ऊपर गया, अगर मैंने इसको किसी भी तरीके से, अगर इस रॉड को मैंने सक्सेसफुली यहां तक अगर पहुंचा दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पहुंचा दिया, तो फिर तो वो अपने आप जो है वो नीचे गिर जाएगा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे करना क्या है, इस ब्लॉक को इतनी मिनिमम वेलोसिटी दूं जिसकी वजह से ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। इसको मैं नाम देता हूं, ये लोएस्ट पॉइंट को पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वहां पे मुझे क्या करना है, सिर्फ इतनी वेलोसिटी देनी है जिसकी वजह से ये ब्लॉक कहां पे पहुंच जाए, पॉइंट बी तक। बस मुझे और कुछ भी नहीं करना। अगर बी पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 भी हो गई, तब भी ये रॉड जो है वो पूरी वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर लेगा। उसके लिए मैं ए और बी में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करता हूं।
ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पे इसकी मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² एंड वेलोसिटी जो है वो हमारी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे एक रेफरेंस लेवल फिक्स करना पड़ेगा। मैं रेफरेंस लेवल जो है वो यहाँ पे मान के चल रहा हूं, मतलब ये मेरा रेफरेंस लेवल है ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जब है तब क्या हो गई, रेफरेंस लेवल पर ही है, सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अब यहां से हम मूव करके कहां पे पहुंच रहे हैं, एट पॉइंट बी। सो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो यहां से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये रेफरेंस लेवल से ये L प्लस L 12 डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg और हाइट हो गई हमारी 2L। तो ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg इंटू 2L। अब यहां से देखो मास और मास तो कैंसिल हो गए, m एंड m कैंसिल हो गए, बचा आपके पास u मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2gl। 2 इंटू 2 4 हो गई, सो मिनिमम वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 4gl। तो मिनिमम वेलोसिटी आपकी मिल जाएगी अंडर रूट 4gl। तो ये रॉड के केस में कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इस ए पॉइंट पे कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट 4gl। इसको आप स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, आगे जाके बहुत जगह पे ये हेल्पफुल भी होने वाला है। जैसे आपने स्ट्रिंग के लिए अंडर रूट 5gl याद करिए, उसी तरीके से ये रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होगी, अंडर रूट 4gl। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन सोचता है उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, फिगर शोज द टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच हैविंग अ मास 350 ग्राम। ये दो ब्लॉक है ए एंड बी, दोनों का मास हमें दिया है 320 ग्राम। दे आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग विच इज पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली। यहाँ पे पुली जो है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, आइडियल पुली हम मान के चल रहे हैं, ये स्मूथ पुली है। The horizontal surface on which the block A can slide is smooth। ये ब्लॉक A जहां पे स्लाइड करने वाला है, ये सरफेस जो है वो आपकी स्मूथ सरफेस है, मतलब सारी कहीं पे हमें फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है। The block A is attached to a spring of a spring constant 40 न्यूटन पर मीटर। तो ये ब्लॉक का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 40 न्यूटन पर मीटर, whose other end is fixed to a support 40 सेंटीमीटर above the horizontal surface। ये स्प्रिंग का दूसरा जो सपोर्ट है वो 40 सेंटीमीटर हाइट पे है, मतलब ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आपको दी है 40 सेंटीमीटर। इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच व्हेन सिस्टम इज रिलीज टू मूव। तो इनिशियली जो ये स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच कंडीशन में है, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। एंड अब क्या होगा, ये बी जो है वो नीचे जाएगा तो ए आगे जाने वाला है। तो इस तरीके का आपका पूरा सिस्टम होगा, ये नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये जैसे ही आगे जाता जाएगा वैसे ही स्प्रिंग धीरे धीरे स्ट्रेच होती जाएगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एट इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट, टेक जी इक्वल टू 10। मैं पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। पहले तो हमें सारा डेटा दिया है एंड कहा है कि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, लाइट वेट है, मतलब आइडियल है। ये सरफेस भी जो है वो स्मूथ है, मतलब कहीं पे फ्रिक्शन की हम बात नहीं कर रहे। अब होगा क्या, स्प्रिंग इनिशियली जो है वो नेचुरल लेंथ में, और स्प्रिंग की लेंथ हमें दी है 40 सेंटीमीटर। अब ये बी ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है तो ए ब्लॉक आगे जाएगा। अब जैसे जैसे ए ब्लॉक आगे जाता जाएगा वैसे ये जो स्प्रिंग है वो आपकी स्ट्रेच होती जाएगी। एक पॉइंट पे क्या होगा कि ये ए जो है वो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से अपना कांटेक्ट लूज कर देगा, उसी को हम कहेंगे कि इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। ब्रेक्स ऑफ द सरफेस का मतलब है कि जब ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में किसी भी प्रकार का कांटेक्ट ना रहे, उसी को हम कहेंगे ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। एक पोजीशन जब होगी कि जब ये ब्लॉक और ये स्प्रिंग, यहां से खींची हुई स्प्रिंग होगी इस तरीके से, और यहां से ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो है वो नीचे गया हो,
तो जब ये यहां से अपना कांटेक्ट लूज करने वाले इंस्टेंट की मैं बात करूंगा, उस इंस्टेंट पे हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आना चाहिए, और इसमें निकालने का तरीका भी क्या होगा। जिस इंस्टेंट पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, उस इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल फोर्स तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होगा, तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें मैं यहां से हटा देता हूं। हम लिख देते हैं कि ब्लॉक का मास हमें दिया है 320 ग्राम। मास ऑफ ब्लॉक इज 320 ग्राम विच इज 0.32 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है, कितना दिया है, 40 न्यूटन पर मीटर। और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 40 सेंटीमीटर या फिर 0.4 मीटर। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जब ये आपका ब्लॉक यहां पे कहीं पे, तब क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी। यहां से यहां तक जाने की वजह से स्प्रिंग में कहीं ना कहीं खिंचा होगा, स्ट्रेच हुई होगी। तो वो स्ट्रेच कितनी है वो मैं पहले निकाल देता हूं। और ये पॉइंट कौन सा है, जहां पे मेरा ब्लॉक जो है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज कर रहा है, मतलब इस इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स मेरा 0 हो रहा है। अब यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करते हैं। अब एफबीडी में देखो, सबसे पहले एफबीडी में हम ड्रॉ करते हैं इसका वेट विच इज mg। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, उसको हम लिखते हैं kx। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा एंगल। ये kx का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, kx cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा kx sin थीटा। ठीक है। और इस इंस्टेंट पे ये कांटेक्ट हमारा नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 0। सो नॉर्मल फोर्स इस इंस्टेंट पे हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में जो भी खींचा होगा उसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स जो है वो होगा। अब हमें ये निकालना है, सबसे पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई है, एंड जिस इंस्टेंट पे यहां से कांटेक्ट लूज हो रहा है, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग कितनी खिंची हुई कंडीशन में, मतलब कितनी स्ट्रेच्ड है। अगर ये इनिशियल लेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर है और ये मैं नई लेंथ निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस इंस्टेंट पे, यहां पे हम मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट ए और यहां पे मेरा पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे स्प्रिंग की टोटल लेंथ मैं से 40 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये पता चलेगा कि स्प्रिंग वहां पे कितनी स्ट्रेच्ड है। तो सबसे पहले मैं ये बी पॉइंट पे ये स्प्रिंग की लेंथ कितनी है वो निकालना चाह रहा हूं। अब मैं देखो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जहां पे हम, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे क्या होने वाला है कि ये यहां से बी के जस्ट बाद अपना कांटेक्ट जो है वो लूज कर देगा। तो एट जस्ट पॉइंट बी ये दोनों जो है वो सेम होंगे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस, दैट इज के एक्स साइन थीटा और mg जो है वो आपके सेम होने वाला है। अब इसमें x जो मैंने लिया है वो एक्चुअल में x क्या होना चाहिए, देखो इसकी हम बाद में बात करते हैं। हमें ये पता है कि ये के एक्स साइन थीटा में x जो है वो स्प्रिंग की स्ट्रेच लेंथ है। अब स्ट्रेच लेंथ कितनी होगी वो पहले हमें सोचनी पड़ेगी। तो ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसमें ये लेंथ जो है वो आपकी 40 सेंटीमीटर है, ये आपका हो गया थीटा। अब देखो अगर ये मैं निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका 40 कॉसेक थीटा। अगर ये साइन मतलब कॉसेक थीटा करोगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो ये हाइपोटेनियस हो गया 40 कॉसेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा करने पर एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया 40 कॉट थीटा। तो ये मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब देखो
ये लेंथ अब कितनी है 40 cosec थीटा, मतलब ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है 40 cosec थीटा, नेचुरल लेंथ कितनी थी 40, तो स्ट्रेचिंग कितनी हुई, तो ये 40 cosec थीटा में से 40 को मैं अगर माइनस करूंगा उतनी स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई होगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं, ये k जो है वो आपका एज इट इज x की जगह पे होगा 40 cosec थीटा माइनस 40 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। मास है आपका 0, अब ये 40 सेंटीमीटर है तो उसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा। मास जो है वो है 0.32 kg इंटू जी की वैल्यू 10। इन दोनों में से 40 सेंटीमीटर बाहर, k की वैल्यू भी 40 है, तो हम देखते हैं k की वैल्यू 40 सेंटीमीटर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा cosec थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा, cosec थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहां पे क्या है 0.32 इंटू 10 दैट इज 3.2। अब यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये 40 डिवाइड बाय 100 ये हो जाएगा 1600, या फिर 1600 डिवाइड बाय 100 ये हो गया 16 इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3.2। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक ना हो। ये हमारा 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 और ये 0.4 cosec थीटा, तो ये हमने 40 cosec थीटा माइनस 40 कर दिया। यहाँ पे हमने करा है 40 cosec थीटा माइनस 40, की वैल्यू जो है वो 40 है, 40 कॉमन ले लिया तो 40 इंटू 0.4, यहाँ पे हमने 40 इंटू 0.4, तो ये सही है 16 हो गया। अब आगे कैलकुलेट करता है तो ये 3.2, अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 16 cosec थीटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3.2। ये 16 नीचे 1 माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 16, तो ये क्या हो गया आपका 0.2, 1 माइनस साइन थीटा 0.2, सो साइन थीटा इज 0.8, तो थीटा आपका हो जाएगा 53 डिग्री। मतलब यहाँ पे मुझे थीटा मिल गया दैट इज 53 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 53 डिग्री हमें मिल गई है। अब मुझे क्या निकालना है कि ये स्ट्रेच कितना है, तो हमने आगे देखा था स्प्रिंग जो बी पॉइंट है उसमें स्ट्रेचिंग उसकी है 40 cosec थीटा माइनस 40। अब देखो थीटा आपका मिल गया है 53, cosec 53 की वैल्यू हो जाएगी 5/4 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेच स्प्रिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर के जितना स्ट्रेच हुई है इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। तो मेरा एम ही ये था कि बी पॉइंट पे स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच्ड है वो निकाल। अब मैं क्या कर रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूं। अब देखो ये ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल में क्या हुआ है, देखो ये आपका था 40 सेंटीमीटर, ये था आपका 40 cosec थीटा, 40 cosec थीटा आपका हो गया 40 इंटू 5/4, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब ये 40 ये 50, तो ये हमें पाइथागोरस से पता है कि ये होगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है वो आगे कितना गया है 30 सेंटीमीटर जो है वो ये आगे गया। अगर ये 30 सेंटीमीटर आगे गया है तो ये कंपलसरी कंस्ट्रेन की वजह से ये भी 30 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। सो जो ब्लॉक बी है आपका उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा 30 सेंटीमीटर के जितना इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका 30 सेंटीमीटर आगे तो ये 30 सेंटीमीटर नीचे। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं इनके बीच में। अब यहाँ पे पॉइंट बी और बी सेम हो रहा है तो इसे पॉइंट सी में कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी कंजर्वेशन अब हम यूज कर रहे हैं, देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शन
फोर्स की बात नहीं, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर पाएंगे। हम लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है हमें। यहाँ पे एक तो ब्लॉक की, स्प्रिंग की, दोनों ब्लॉक की, ए एंड बी दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं। तो इनिशियली ब्लॉक जो है वो रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, तो ब्लॉक ए की काइनेटिक एनर्जी 0, बी की भी 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की 0 होगी। दोनों ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा। तो मैं ये रेफरेंस लेवल ये पूरी पुरानी जितनी बात है वो मैं जाने दे रहा हूं, क्योंकि अब ये मेरे लिए काम का नहीं है। तो मैंने एक रेफरेंस लेवल मान लिया यहां पे। तो ये B जो है वो रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो B की कुछ ना कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली एग्जिस्ट कर रही है। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनली ब्लॉक A जो है वो यहां पे है, ब्लॉक B यहां से 30 सेंटीमीटर नीचे है। तो अभी तो हम सिर्फ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली B की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो मैं लिख देता हूं। तो यहां पे ध्यान रखना, सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, ब्लॉक ए की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, पर ब्लॉक बी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, तो वो मैंने लिख दिया कि बी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली बात कर रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। तो ब्लॉक ए जो है वो यहां पे कहीं पे, ब्लॉक ए जो है वो आपका यहां पे कहीं पे, तो ब्लॉक ए की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ए की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी, बी की। तो फाइनली ए एंड बी दोनों ही मूव कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, सो दोनों की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हमें मिलने वाली है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां तक गए तो स्प्रिंग जो है वो कितनी स्ट्रेच हुई थी, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुई थी, तो स्प्रिंग की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहा हूं 1/2 kx², x जो है वो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का स्क्वायर। अब ब्लॉक्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ब्लॉक ए अभी भी रेफरेंस लेवल पर ही है, तो ए की पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, 0, पर बी जो है वो अब यहां से, पहले तो ब्लॉक बी यहां पे था, अब ये नीचे और नीचे, तो बी की कुछ ना कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है। तो मैं लिख देता हूं बी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लिखेंगे ब्लॉक बी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको मैं यहां से यहां पे ले लूं, तो ये हो जाएगा कि बी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया mv² प्लस 1/2 k × 0.1 का स्क्वायर। अब देखो ये है ब्लॉक बी की फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो जो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस क्या होगा, तो फाइनली ब्लॉक बी जो है वो यहाँ पे, ब्लॉक ए मतलब ब्लॉक बी फाइनली यहाँ पे, इनिशियली यहाँ पे, तो डिफरेंस तो इतना ही हुआ ना। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो 30 सेंटीमीटर की वजह से होगा, तो हम डिफरेंस लिख पाएंगे mgh, m × g × h, h is 30 सेंटीमीटर विच इज 0.3। यहाँ पे ये हो गया mv² प्लस 1/2 k × 0.1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, मास जो था वो था 320 ग्राम मतलब 0.32 kg, k की वैल्यू 40, तो ये 0.32 kg, g की वैल्यू 10, ये हो गया 0.3, मास हो गया 0.32 इंटू v² प्लस 1/2, k की वैल्यू 40 इंटू 0.1 का
स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 0.96 इज इक्वल टू 0.32 इंटू वी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 1/100, तो ये हो जाएगा 4/20, 1/5, 1/5 दैट इज 0.2, तो ये 0.96 is equal to 0.32 into v square plus 4/20 that is 1/5, 1/5 हो जाएगा 0.2, तो ये आपका हो गया 0.2, तो ये फिर से 0.76 is equal to 0.32 into v square, so v square हो जाएगा v हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 0.76 अपॉन 0.32, मतलब ये हो गया 76 डिवाइड बाई 32। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 76 डिवाइड बाई 32 मैं कर देता हूं, एक मिनट। सेवेंटी सिक्स डिवाइड बाई 32 होगा आपका 2.375 का स्क्वायर रूट, तो ये 1.54 के जितना अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, 1.54 मीटर पर सेकंड, तो आंसर आपका इसी के आसपास होगा। तो ब्लॉक ए की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 1.54 मीटर पर सेकंड के आसपास की कुछ होने वाली है। देखो एक बार क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा है, पर इसमें दो ही चीज है। एक बार क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है, फिर आप इसको जल्दी भी कर पाओगे। इनिशियली मतलब करने के लिए दो ही चीज है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेक्स ऑफ द सरफेस का मतलब है कि ब्रेक मतलब सरफेस से कांटेक्ट लूज कब हो रहा है, एंड ये यहां से हवा में जा रहा है, तो उस टाइम पे ये एंगल निकाल लो। ये एंगल से मुझे क्या मिलेगा कि इस पॉइंट पे स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई है, तो वो मिल गया। फिर आपको ये दोनों जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, तो दो ही चीज है, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब जो है वो टाइम लगेगा, तो टाइम अगर एक बार मतलब एक बार स्टेप्स पता चल गए फिर तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, मतलब हार्डली 3 से 4 मिनट में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 देखो, one end of a spring of a natural length and spring constant k is fixed at a ground। हमें स्प्रिंग दी है, स्प्रिंग का एक एंड जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है एंड दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे ऊपर कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है हमें k, the other is fitted with a smooth ring of mass m which is allowed to slide। अच्छा दूसरा जो है वो ये रिंग के साथ कनेक्टेड है एंड मास ऑफ रिंग इज m। horizontal rod is fixed at a height h। initially the spring makes an angle 37 degree with the vertical। इनिशियली 37 डिग्री जो है वो एंगल बनाया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स द वर्टिकल। अब हमें दिया है, देखो यहाँ पे हमें मतलब ये निकालना है कि ये जो रिंग है वो यहां से आगे जा रही है, जब ये स्प्रिंग पूरी वर्टिकल हो रही है तब वेलोसिटी क्या होगी। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हॉरिजॉन्टल रॉड इज फिक्स्ड एट अ हाइट h। यहाँ पे ये रॉड जो है वो h हाइट पे है एंड नेचुरल लेंथ जो है वो h के जितनी है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ h है, मतलब स्प्रिंग जब ऐसी कंडीशन में होगी, यहां से ये आगे आए, ये रिंग यहां से आगे आई, तो इस कंडीशन में स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है। तो इनिशियली स्प्रिंग जो है वो आपकी स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, ये हमें समझ में आना चाहिए। जब ये यहां से यहां पर आएंगे तब इसमें किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग नहीं है, मतलब ये नेचुरल लेंथ में। तब हम क्या करेंगे, इनिशियली जो स्प्रिंग है वो आपकी कुछ इस तरीके से है, ये एंगल आपको दिया है 37, ये हाइट h है, तो ये कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, साइन थीटा, सॉरी आपको क्या कर दो, कॉस थीटा कर दो।
cos 37 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड h है और हाइपोटेनियस की लेंथ l, तो ये h अपॉन cos 37 दैट इज 4/5, तो ये लेंथ आपकी हो गई 5h/4। कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है वो h है, पर इसमें लेंथ जो है वो 5h है, तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी 5h/4 माइनस h दैट इज h/4। तो ये स्प्रिंग में स्ट्रेच स्प्रिंग जो है उसकी स्ट्रेचिंग कितनी मिली, h/4 के जितनी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमें ये कहा गया है कि ये रिंग की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है इनिशियली स्प्रिंग इज मेकिंग एन एंगल वर्टिकल, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियली इसके पास किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पर ये स्प्रिंग जो स्ट्रेच कंडीशन में, उसकी वजह से स्प्रिंग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं। इनिशियल एनर्जी एट ए एंड फाइनल एनर्जी एट पॉइंट बी। इनिशियली स्पीड 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच कंडीशन में है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे 1/2 kx²। जब बी पॉइंट पे पहुंचे, तब बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ ये रिंग की वेलोसिटी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अब अपनी नेचुरल लेंथ में, तो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे आपकी हो गई 0। ये 1/2 x की वैल्यू मैंने निकाल लिया, दैट इज h/4 का स्क्वायर, ये 1/2 mv²। 1/2 से 1/2 कैंसल, k हो गया आपका, सॉरी k इंटू h²/16 दैट इज mv²। तो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी kh²/16m, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो आपको यहाँ पर बी पॉइंट पर जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, तब वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगी। ये हो जाएगी h/4√k/m। ठीक है, तो आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 51 तक के हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं 52 से आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लूंगा। होपफुली बच्चों आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आई होगी। इनकेस अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपनी तैयारी, जो HCV है वो बहुत अच्छी बुक है, तो उसको लगातार कंटिन्यूअस सॉल्व करते रहना। एक बार, दो बार, तीन बार एटलीस्ट सॉल्व करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।